दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजू गौड़ हिंदी कहानियां पर। आज की कहानी का नाम है सपनों के पंख। खुद को कब तक यूं ही आईने में निहारती रहोगी? अच्छी ही लग रही हो, अब चलो भी, वरना पार्टी में सबसे देर से पहुंचेंगे। विवेक ने मंदा की तरफ देखते हुए झुंझलाते स्वर में कहा। वैसे भी इतने सारे लोग होंगे, किसको फुर्सत होगी कि तुम्हें देखे? पार्टी में सब खाने पीने के लिए जाते हैं, देखा जाए तो पीने और ग्रैमर्स तितलियों को ताकने जाते हैं। ना जाने किसके लिए इतना तैयार होना चाहती हो। मैं तो रोज ही तुम्हें देखता हूँ, जैसी हो मेरे लिए ठीक हो। वैसे भी शादी के इतने सालों बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। विवेक एक बार बोलना शुरू कर दे तो उसके तानों में उपहास घुल जाता है और वह जो मन आता है बोल देता है, बिना यह सोचे कि सुनने वाले को कैसा लगेगा। लेकिन ऐसा वह केवल मंदा के साथ ही करता है, वरना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत नापतोल कर बात करता है। पता नहीं मंदा के साथ ही क्यों उसका व्यवहार बदल जाता है। दूसरों के लिए क्यों, खुद के लिए तैयार होती हूँ मैं, अच्छा लगता है। मंदा बुदबुदाई, जानता हूँ तुम्हें बन-ठन कर रहना पसंद है, लेकिन वह सब भी एक उम्र तक ही ठीक लगता है। हर उम्र की अपनी मर्यादा और शालीनता होती है। विवेक ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। खींच हुई यह सुनकर मंदा को पल भर को उसे घूरा। कोबाल्ट ब्लू सूट, व्हाइट शर्ट और लाइट ब्लू टाई, ब्लैक सूट, आफ्टर शेव की भीनी भीनी सुगंध और ढेर सारा परफ्यूम। विवेक हमेशा बेहतरीन ढंग से तैयार होकर घर से निकलता है। पार्टी के लिए ही नहीं, कहीं भी जाना हो हमेशा टिप टॉप रहता है। गजब का आकर्षक व्यक्तित्व है। उसकी भी तो उम्र हो गई है, मंदा से 4 साल बड़ा है, फिर यह क्यों सज संवर कर निकलता है? अगर कभी वह यह सवाल पूछ बैठी तो जानती है इस सवाल का कोई सटीक जवाब विवेक के पास नहीं होगा। घिसा पिटा जवाब ही होगा कि मैं पुरुष हूँ, काम पर जाता हूँ, 10 लोगों से मिलना होता है, आखिर सोसाइटी में मेरा कोई स्टेटस है। तो मंदा के भीतर जैसा सवाल जवाब की उठापटक चलने लगी। वह स्त्री है, उसके लिए संवरे रहना क्यों जरूरी नहीं है, जबकि श्रृंगार की तमाम वस्तुएं, सारे तामझाम और रौनकें स्त्रियों के लिए ही होता है। फैशन की सारी दुनिया उनसे ही चलती है, उनकी वजह से ही फलती फूलती है पूरा बाजार। पुरुषों की बजाय स्त्रियों के कपड़ों और उनके साज श्रृंगार की चीजों से ज्यादा भरा रहता है। माना वह नौकरी नहीं करती तो क्या घर में यूं ही झल्ली बनी घूमती रहे? नहीं रह सकती वह ऐसे। नौकरी करने पर भी विवेक ने ही पाबंदी लगाई थी, इसलिए लाख विवेक टोके वह शादी के बाद मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल से लेकर जरूरी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती रही। नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब लगाती रही। घर पर भी तैयार होकर रहना ही पसंद था उसे। विवेक को इस बात से खुश होना चाहिए था कि उसकी बीवी स्मार्ट है, सही तरह से रहने के तौर तरीके जानती है, लेकिन उसे यह सब फिजूल की बातें लगती है। वैसे भी मंदा की हर बात को काटना या टिप्पणी करना विवेक अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। और उम्र की बात करें तो 42 साल की हुई है, बस 22 साल में शादी हो गई थी। 1 साल बाद बेटा और उसके 2 साल बाद बेटी। बच्चे बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए समय ही समय है उसके पास, इतना कि बिल्कुल बोर हो जाती है। शादी के बाद सारे शौक सपने कब चूल्हे और गृहस्थी की भेंट चढ़ गए। पता ही नहीं चला वह जिस क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहती थी, उसके बारे में पता चलते ही शादी के बाद भड़क गया था विवेक। साफ ताकीद दी थी, कोई जरूरत नहीं है ऐसी बेकार की बातों को दिमाग में लाने की भी। शादी से पहले के जो शौक हैं उन्हें जाकर किसी मिट्टी के ढेर के नीचे दबा दो, वरना परेशानी तुम्हें ही होगी। यह समझ लो, तुम्हें किसी चीज की कमी कभी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं उसे निभाऊंगा। विवेक ने सच में उसे कोई कमी नहीं होने दी कभी। बढ़ चढ़कर उसके लिए चीजें खरीद कर लाता है, लेकिन क्या चीजें ही सारी इच्छाओं की भरपाई करने की पर्याय होती है? वैसे धीरे धीरे कम ही हो रहा है उसका अपने ऊपर ध्यान देना। इन दिनों बिना प्रेस की साड़ी पहन लेती है, कभी बाल बिखरे भी रहते हैं, फेशियल कराए महीनों बीत जाते हैं, हाथ पैरों के नाखून तराशना नजरअंदाज कर जाती है। एक अजीब सा आलस उस
पर हावी हो रहा है। आलस से ज्यादा शायद बोरियत है, कुछ न कर पाने की बोरियत है। पीछे जो छूटा है उसे संभाल ना पाने की एक चिढ़, तो एक जिद की तरह करती है वह। बनाव सिंगार वह भी कभी कभी, इसलिए अब जब कहीं बाहर जाती है तो कुछ ज्यादा ही देर लगती है उसे शीशे के सामने से हटने में, मानो सारी कसर उसी दिन पूरी कर लेना चाहती हो। उम्र हो जाए तो क्या, सजना संवरना खुद पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए। इस तरह तो अपने लिए जीना भी छोड़ देना चाहिए। नहीं कर सकती वह विवेक से सवाल और बहस तो कतई नहीं, इसलिए सारे रास्ते चुप ही बैठी रही कार में। पार्टी में नीलोत्पल दा को देख हैरान रह गई। हमेशा की तरह खादी का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। अक्सर वह कहती, दादा गांधी जी के बाद आप खादी के सबसे बड़ा प्रचारक हैं। तो वह जोर जोर से हंसते हुए कहते, बहुत शैतान हो तुम मंदा, लेकिन अपनी ये शरारतें, ये बुलबुलापन हमेशा कायम रखना, इससे व्यक्तित्व और कला दोनों में निखार आता है। जीवन की जीवंतता बनी रहती है। शैतानी और चुलबुलापन दोनों को ही वह संभाल नहीं पाई। आप यहाँ इस शहर में कब आए दिल्ली से? आपको देखकर बहुत अच्छा लगा था। खुशी के अतिरेक में उसने प्रसन्नों की झड़ी लगा दी। बीवी जो बोले मानना पड़ा। है बाबा, उसका आदेश कि मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ ज्यादा अवसर है हमारे लिए। नीलोत्पल दा जोर से हंसे। आपने शादी कर ली? घोर आश्चर्य दा, आप तो हमेशा कहते थे कि चाहे कोई अप्सरा भी आ जाए शादी नहीं करूंगा। नहीं चली मेरी उसके सामने। ए रूपाली, देखो तो कौन है यहाँ। रूपाली दी को देख मंदा उससे लिपट गई। हमेशा की तरह बालों में गजरा लगा था और पीले रंग की सिल्क की साड़ी में वह अद्वितीय लग रही थी। ग्रुप के सारे लोग उन्हें शिल्पकार का ऐसा शिल्प कहा करते थे जिसे गढ़ते हुए हथौड़ी छेनी भी बहुत कोमलता से चलाई गई हो, तभी तो हर अंग कलात्मक ढंग से तराशा हुआ लगता था। आपने रूपाली दी से शादी की? मंदा की हैरानी और बढ़ गई थी। करनी पड़ी मंदा, मानी ही नहीं। तुम सबसे बिंदास थी हमारे ग्रुप में, तुम तो शादी करके गायब ही हो गई। फिर मुझे कौन बचाता? दा हंसे। रूपाली ने प्यार से उसके पीठ पर मुक्का मारा। बदमाश मानुस मंदा, इनकी बातों में मत आना। कितने पीछे पड़े रहे कि शादी कर लो, वरना इस रूखे इंसान के साथ बंधती क्या मैं? नहीं दी, दा बिल्कुल रूखे इंसान नहीं है। कलाकार तो संवेदनशील होता है। अपने गुरु के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम थिएटर कर रही हो कि नहीं? विवेक अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में व्यस्त था। मंदा साथ में आई है यह भी भूल गया था। वे तीनों कोने की एक टेबल पर आकर बैठ गए। दा, कुछ नहीं कर रही मैं, विवेक को पसंद नहीं। लेकिन आप लोगों का थिएटर ग्रुप कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया, यहाँ मुंबई में भी अच्छा लग रहा है। लोग थिएटर पसंद करते हैं। ग्लैमरस होने के साथ साथ मुंबई में कला की भी बहुत कद्र है। तुम वापस ज्वाइन कर लो हमारे साथ। रूपाली दी ने चीज बॉल्स खाते हुए कहा। संभव नहीं होगा दी, मंदा ने धीमे स्वर में कहा। थिएटर के बारे में सोचते ही एक टीस उठी थी मन में। उसका सपना था एक बेहतरीन थिएटर कलाकार बनने का। अपना पता दो, कल आते हैं हम तुम्हारे घर। नीलोत्पल दा उसे भावुक होते देख माहौल को सहज बनाने के लिए बोले। दा, दोपहर को आइएगा। अचानक मंदा के मुंह से निकला। विवेक घर पर होगा तो नाहक ही गुस्सा होगा। मंदा, हमारे ग्रुप की एक लड़की की माँ बहुत बीमार है, वह रिहर्सल पर भी नहीं आ रही है और अगले महीने ही नाटक का मंचन है। विज्ञापन जा चुके हैं, पोस्टर छप गए हैं, प्रचार काम जोरों पर है। वेन्यू के लिए एडवांस का भुगतान किया जा चुका है। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। ऐसे में नाटक मंचन की तारीख आगे बढ़ाना संभव नहीं। और तुम तो जानती हो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि शो कैंसिल कर दें और नुकसान सह लें। बर्बाद हो जाएंगे हम। नीलोत्पल दा ने पूरी नाटकीयता से चेहरे पर दयनीय भाव लाकर कहा। हाँ मंदा, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। रूपाली दी ने भी अभिनय के सारे दांव पेच आजमाते हुए स्वर में वेदना के सारे तार झनझनाते हुए कहा। मैं कैसे, या आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आर्थिक रूप से इस काम के लिए मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। विवेक को थिएटर की दुनिया
कतई पसंद नहीं। अरे नहीं, पैसे से मदद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उस लड़की की भूमिका तुम करो। 1 महीना है, आराम से रिहर्सल हो जाएगी और तुम जैसी पारंगत कलाकार के लिए कौन सा मुश्किल काम है अभिनय करना। नीलोत्पल दा ने समझाने और मनाने के ख्याल से अपनी खास शैली में कहा। बुरी तरह से चौंक गई मंदा। यह आप क्या कह रहे हैं दा? असंभव बात है। क्यों, इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या है? रूपाली दी ने पूछा। तुम स्कूल टाइम से थिएटर करती आ रही हो, मंजी हुई कलाकार हो, हमारे ग्रुप का हिस्सा रही हो। अब हमें जरूरत है तो क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? नीलोत्पल को गुरु मानती हो, उनका मान नहीं रखोगी क्या? रूपाली ने मंदा की भावनाओं को झिंझोरा। वह जानती थी कि मंदा वैसे मानने वाली नहीं है। शादी के बाद अभिनय करना तो दूर, किसी नाटक का मंचन होते देखा तक नहीं। सब भूल चुकी हूँ, इतने बरस हो गए हैं। रूपाली दी, कला हमारे भीतर होती है, वह खत्म नहीं होती। अगर समय का अंतराल आ जाए तो उसे केवल तराशने की जरूरत होती है। बस तुम्हें पुनः अभ्यास करना होगा। रिहर्सल करोगी तो पुरानी मंदा स्टेज पर छा जाएगी, पहले की तरह। नीलोत्पल दा बोले। दा, विवेक मुझे कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे, मंदा ने कपकपाते स्वर में कहा। मैं जिस सपने को दफना चुकी हूँ उसे क्यों खोद कर बाहर लाने की जिद कर रहे हैं ये दोनों? मंदा अपने भीतर एक लड़ाई लड़ रही थी। क्यों वापस से उसे उस दुनिया में ले जाना चाहते हैं जहां जाना संभव नहीं है? अनुमति नहीं देंगे मतलब तुम्हें अपने बारे में फैसले लेने का अधिकार तो होगा ही। और क्या तुम अपनी कला को मरने दोगी? अभिनय तो तुम्हारे लिए जीवन की संतुष्टि रहा है हमेशा, कैसे जी पा रही हो उसके बिना? रूपाली दी ने जैसे उसके आत्मसम्मान को झिंझोड़ा। रूपाली, रहने दो, मंदा को इस तरह परेशान मत करो। विवेक को नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बांधे नहीं करेंगे, लेकिन इस बार यह नाटक कर लो, वरना बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी हमारे लिए। नीलोत्पल दा ने अनुरोध किया। दा, इस तरह अनुनय कर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं कोशिश करूंगी, पर अभिनय ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं ले सकती। वह तुम मुझ पर छोड़ दो। रूपाली दी बोली। मैं दोपहर में ही रिहर्सल के लिए आ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी टोली का विमल तुम्हें कार लेकर लेने आएगा और छोड़ भी जाएगा। कॉलेज में पढ़ता है पर अच्छा कलाकार है। जब तुम हमारे ग्रुप से जुड़ी थी उस समय जैसा जुनून तुम में था अभिनय को लेकर, वैसा ही जुनून उसमें भी दिखाई देता है मुझे। वह भी एक भूमिका निभा रहा है नाटक में। नीलोत्पल दा ने उसे स्क्रिप्ट पकड़ाते हुए कहा। इतने वर्षों बाद अभिनय करते हुए भी रिहर्सल के दौरान मंदा को नहीं लगा कि वह कुछ भूली थी। बहुत ही सहज ढंग से वह संवाद पढ़ती गई। धीरे धीरे अभिनय और मंच गया। नीलोत्पल दा और रूपाली दी ने निर्देशों के साथ वह निखरती गई। मंदा दी, आपका अभिनय एकदम स्वाभाविक है, जान डाल दी है आपने ध्रुव स्वामिनी की भूमिका में। उसे वापस छोड़ते समय विमल बोला। अच्छा विमल, अब उस लड़की की माँ की तबीयत कैसी है जो पहले यह भूमिका निभाने वाली थी? नहीं तो दी, यह भूमिका तो कोई नहीं निभाने वाला था। नीलोत्पल दा किसी को ढूंढ रहे थे इसके लिए, फिर आप मिल गई तो वह बहुत प्रसन्न हुए। कुछ पूछा नहीं मंदा ने नीलोत्पल दा और रूपाली दी से इस बारे में, लेकिन मन ही मन धन्यवाद जरूर दिया। इतने दिनों से वह खुद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। आलस, बोझिलता और कुछ कर न पाने की कसक दूर हो गई थी। हालांकि वह जानती थी कि जिस दिन विवेक को पता चला तो तूफान आ जाएगा। जानती है, नाटक करने वालों को वह भांड कहता है, लिपे पुते चेहरे वाले भांड। तिरस्कार होता है उसके शब्दों में। बस आज फाइनल रिहर्सल है और 2 दिन बाद मंचन। उस दिन के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा, सुबह से रात तक घर से बाहर रहने के लिए। फाइनल रिहर्सल में देर हो गई थी। विवेक का आने का समय हो रहा है सोचकर मंदा ने ना कपड़े बदले थे और ना ही मेकअप उतारा था। अंधेरा हो गया था। विमल उसे छोड़कर निकल ही रहा था कि बोला, मंदा दी, एक बार खड़क धारिणी के साथ जो आपका स्वाद है उसे सुनाओ न, वह कितना अद्भुत है।
आपका कहने का अंदाज। मंदा हंस पड़ी, पैसेज में ही रुक गई। भला मैं क्या कर सकूंगी, मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ। अचानक जड़ हो गई मंदा। विवेक सामने खड़ा था। दी मैं चलता हूँ, प्रणाम। विमल चला गया। सजी धजी मेकअप की परतों से चेहरे को रंगत दिए, बाहों में कटाव और नकली आभूषणों से सुसज्जित मंदा को देख हतप्रभ रह गया विवेक। घर के अंदर उसके पीछे आते हुए वह उसे बताने का प्रयत्न कर रही थी कि कैसे नीलोत्पल दा और रूपाली दी से उसकी भेंट हुई, और उसके बाद बस परसों मंचन है, उसके बाद मैं अभिनय नहीं करूंगी विवेक। लेकिन अब मैं मना नहीं कर सकती, सारी तैयारियां हो चुकी है। मैं तुम्हारी बात की अवहेलना नहीं करना चाहती थी, बस ना जाने कैसे मेरे सपनों में उड़ान भर ली। कुछ तो बोलो विवेक, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। कोई प्रतिक्रिया नहीं। मंदा इस बात से ज्यादा परेशान थी। ज्वालामुखी के फटने का इंतजार था उसे। सुबह तक चुप्पी छाई रही, ना ताना ना उल्हाना। हैरानी की बात तो यह कि बड़ी देर तक दूसरे कमरे में जाकर बच्चों से बात करता रहा विवेक। मंदा ही करती थी बच्चों से हमेशा बात, और वह उसी से उनका हालचाल पूछ लिया करता था। बेटी तो हमेशा कहती थी कि माँ, आपको इस तरह अपने अभिनय के पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए था। कला तो हर रूप में अच्छी और प्रशंसा योग्य होती है। मुझे वापस आने दे, फिर देखती हूँ पापा आपको कैसे रोक पाएंगे। बेटी की बात सुन मंदा कुछ नहीं कहती थी। अपने सपनों को वह कब का दफन कर चुकी है। नाहक क्यों उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में वर्तमान में उठा पटक करे। कितने बजे का शो है? सुबह चुप्पी टूटी। आऊंगा मैं भी देखने तुम्हारा अभिनय। सुना तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी है, और हाँ, सजी सवरी ज्यादा अच्छी लगती हो तुम। अपना ध्यान रखना, क्यों छोड़ दिया है तुमने? मंदा आश्चर्यचकित सी उसे ताक रही थी। नहीं, ताना तो नहीं लग रहा है यह, ना ही तानों में लिपटा उपहास है। क्या सचमुच विवेक नाराज नहीं है? कहीं वह अभिनय तो नहीं कर रहा? वह धीरे धीरे कदम रखते हुए बिल्कुल उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में झांका, उसके चेहरे को भावों को पढ़ने लगी। नहीं, अभिनय तो नहीं लग रहा। मंदा को लगा जैसे उसके सपनों ने हौले से पंख फड़फड़ाए हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।